आज हम प्रादेशिक विकास एवं नियोजन प्रश्न पत्र के अंतर्गत इकाई 3 में एक नए चैप्टर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ग्रोथ पोल थ्योरी, विकास ध्रुव। किसी केंद्र पर, किसी प्रदेश के एक केंद्र पर जहां से विकास प्रारंभ होता है उस बिंदु को ग्रोथ पोल या विकास ध्रुव कहा जाता है। इस संबंध में अलग अलग विद्वानों ने अपना अपना मत रखा, जिसको एक समूह के रूप में हम विकास ध्रुव सिद्धांत के रूप में उसको जानते हैं। विकास ध्रुव क्या है, इसका सामान्य अर्थ क्या है? देखते हैं। हम किसी एक प्रदेश विशेष में उसके सभी क्षेत्रों पर समान गति से विकास नहीं हो पाता या किसी भी स्थान पर विकास अनायास उत्पन्न नहीं होता। उसके लिए एक नियोजन की आवश्यकता होती है, उसमें एक पदानुक्रम या हायरार्ची निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। उस प्रदेश के समस्याओं को और उस प्रदेश के संसाधनों को ध्यान में रख करके एक योजना बनानी पड़ती है और कालांतर में जिस प्रदेश के किसी एक क्षेत्र विशेष से यह कार्य प्रारंभ होता है उसे शुरू में सेवा केंद्र या सर्विस सेंटर कहा जाता है, जिसे बाद में केंद्रीय स्थान भी कहते हैं, जहां से विकास प्रारंभ होता है। प्रोफेसर वाडावले ने इस संबंध में बताया कि विकास ध्रुव वह है जो किसी प्रेरक उद्योग को जन्म दे और वह केंद्र से होता हुआ ग्रामीण अर्थतंत्र तक पहुंचे। प्रेरक उद्योग से आशय ये है जहां पर उद्योग स्थापित होते हैं वहां पर स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। जहां पे उद्योग स्थापित होता है उसके लिए कच्चे माल आते हैं और वहां से तैयार माल बाहर निकलता है। तो यहाँ पर भी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्सेस काम करते हैं। इसी संबंध में भारतीय नियोजनकर्ता प्रोफेसर आर.पी. मिश्रा ने कहा, किसी भी प्रदेश में जो नवीन उद्योग, जिसको प्रेरक उद्योग नाम दिया गया, स्थापित होता है, सर्वप्रथम उसका प्रभार क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर सेवा केंद्र या ग्रामीण स्तर पर वृद्धिजनक केंद्र के रूप में होता है। इन्होंने भी लगभग वाडावले के शब्द को वृद्धि ध्रुव शब्द की उत्पत्ति 1960 के दशक में प्रारंभ हुई। विकास ध्रुव सिद्धांत क्रिस्टालर और लास के केंद्रीय स्थल सिद्धांत से प्रभावित है। विकास ध्रुव और केंद्रीय स्थल सिद्धांत लगभग ये समान हैं या पर्यायवाची हैं। इसके संबंध में इस संकल्पना को आर्थिक तथा प्रादेशिक विकास का आधार बनाने के लिए अथक प्रयास किया गया, परंतु अभी तक पूर्ण विकसित एवं सर्वमान्य नीति सामने नहीं आई है। विकास के संदर्भ में इस शब्द के कई शब्द प्रयोग में आए हैं। विकास ध्रुव, डेवलपमेंट पोल, विकास केंद्रक, डेवलपमेंट न्यूक्लियाई, वृद्धि केंद्र, ग्रोथ सेंटर, विकास केंद्र, डेवलपमेंट सेंटर, केंद्रीय क्षेत्र, सेंटर एरिया, वृद्धि जनक केंद्र, ग्रोथ फोसी जैसे शब्द प्रचलित हैं। तो यह जो शब्द है, शब्द की उत्पत्ति 1960 के दशक में प्रारंभ हुई और क्रिस्टालर ने भी कदाचित इसको षटकोणीय सिद्धांत के माध्यम से बताया था। इस विकास ध्रुव सिद्धांत में सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स की मुख्य भूमिका होती है। किसी केंद्र विशेष पर अपने चतुर्दिक क्षेत्र से, रिंग एरिया से सेवाएं प्राप्त करता है और वहां पर हाई लेवल की सेवाएं समीपवर्ती केंद्रों को उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर विकास ध्रुव में भूगोल की जो मूलभूत सिद्धांत हैं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेराक्स के अनुसार वृद्धि ध्रुव या केंद्र पर कुछ ऐसे प्राथमिक उद्योग आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो कालांतर में प्रेरक के रूप में या वृद्धि जनक के रूप में कार्य करते हैं। इन्होंने कृषि ध्रुव प्रदेश की स्थापना में अग्रगामी तथा पश्चगामी संसाधनों को स्थापित किया है। पेराक्स को वृद्धि ध्रुव सिद्धांत का, पेराक्स के वृद्धि ध्रुव सिद्धांत के संबंध में जो इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरी 1964 में इन्होंने प्रतिपादित किया। अर्थशास्त्री रोस्टो का टेक ऑफ इनटू सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ
जो 1963 में सामने आया। सिड्रेल का कम्युलेटिव कासन थ्योरी 1957 में आया तथा हर्शमैन का थियरी ऑफ अंडर बैलेंस्ड ग्रोथ बाद में आया। इन सभी सिद्धांतों से वृद्धि ध्रुव सिद्धांत मिलता जुलता है। ये जो अलग अलग विद्वानों ने वृद्धि ध्रुव सिद्धांत या ग्रोथ पोल थियरी जो बताया, प्रारंभिक स्तर पर जिन विद्वानों ने सिद्धांत को बताया उसमें कुछ कमियां पाई गई। उन कमियों में प्रादेशिक समस्याएं तथा नियोजन से संबंधित, क्रियात्मक कठोरता से संबंधित, पदानुक्रमी क्रम की कमी, नगरीय एवं औद्योगिक झुकाव। तो इसमें अपन पहला देखेंगे प्रादेशिक समस्याएं तथा नियोजन से संबंधित। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परंतु संसाधन संपन्न प्रदेशों के विकास हेतु वृद्धि ध्रुव सिद्धांत अधिक सफल नहीं है। भारत के संदर्भ में उदाहरण में ले सकते हैं। भारत में उद्योगों को क्रोड मानकर विशाखापट्टनम में शिपयार्ड, भिलाई राउरकेला में लोहा कारखाना इस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि इस प्रदेश का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा, परंतु परिणाम में केंद्र तो स्थापित हो गया, उद्योग से उत्पादन प्रारंभ हो गया, लेकिन उसके चतुर्दिक 10 किलोमीटर 10 रिंग में कोई विशेष विकास दिखाई नहीं दिया। इसमें जो दूसरी जो कमी थी क्रियात्मक कठोरता। भारतीय आर्थिक विकास के संदर्भ में वृद्धि ध्रुव के कार्य को 3 चरणों में रखने के लिए अपेक्षित किया गया। प्रथम चरण में जो वृद्धि ध्रुव केंद्र हैं, जो उच्च स्तर का केंद्र है, वो ऑलरेडी सेवा केंद्र का कार्य करेंगे तथा स्थानीय स्तर पर सेवाओं की आपूर्ति के लिए ध्रुव केंद्र स्थल का भी कार्य करेंगे। द्वितीय चरण में वृद्धि ध्रुवों का कार्य सिर्फ विभिन्न वस्तुओं का निर्माण उद्योगों द्वारा उत्पादन करना ही नहीं है, वरन प्रदेश में औद्योगिक विकास की दशाएं भी उत्पन्न करना होगा। और तीसरे चरण में वृद्धि ध्रुव सामाजिक अंतरक्रिया का काम भी करेंगे। तो इस तरह से इस कार्य को अमलीभूत करने के लिए एक कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसमें जो महत्वपूर्ण कमियां रही, पदानुक्रमी क्रम की कमी। वृद्धि ध्रुव सिद्धांत में ये जो विभिन्न केंद्र हैं, वृद्धि ध्रुव केंद्र हैं, केंद्र स्थल हैं, सेवा केंद्र हैं, इनके पदानुक्रम को बहुत ज़्यादा निर्देशित नहीं किया गया, इस पर विचार नहीं किया गया है। नगरीय एवं औद्योगिक झुकाव। नगरीय एवं औद्योगिक झुकाव, इस विकास सिद्धांत में नगरीय क्षेत्रों में जहां उद्योग स्थापित किया, वो क्षेत्र स्थापित हो गए, एक केंद्र के रूप में विकसित हो गए, लेकिन उसमें वातावरण की गुणवत्ता पर या जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी विकास पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको नजरअंदाज किया गया। इन कमियों को दूर करने के लिए संशोधित विकास ध्रुव सिद्धांत, जिसको मॉडिफाइड ग्रोथ थ्योरी कहा गया, प्रोफेसर आर.पी. मिश्रा ने केंद्र स्थल सिद्धांत, पैराक्स के वृद्धि ध्रुव, इनको मिला जुला करके वृद्धि जनक केंद्र के रूप में, जिसको ग्रोथ फोसी कहा गया, नई संकल्पना इन्होंने प्रतिपादित किया। उसके अंतर्गत वृद्धि जनक केंद्रों की संख्या, इन संख्या को राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर, उप प्रादेशिक स्तर पर, आर्थिक तंत्र को और वहां की स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया। वृद्धि जनक केंद्रों का स्पष्ट पदानुक्रम परिलक्षित किया। जो कमियां पूर्व सिद्धांत में थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने कुछ संशोधन प्रस्तावित किया। वृद्धि जनक केंद्रों पर सिर्फ प्रसंस्करण या बड़े उद्योग स्थापित होंगे तथा अन्य समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। समस्त आवश्यकताओं से आशा ये है उस उद्योग के या उस वृद्धि केंद्र के चतुर्दिक जो भी जनसंख्या होगी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जैसे सेवाएं हैं, उच्च स्तर की सेवाएं, मध्यम स्तर की सेवाएं, निम्न स्तर की सेवाएं, उसके साथ ही साथ पर्यावरण, ये समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। सबसे बड़े स्तर के वृद्धि जनक केंद्र बृहद सेवाओं को प्रदान करेंगे और केंद्र क्रमशः पदानुक्रम के आधार पर निम्न सेवाओं को प्रदान करेंगे। जहां तक
भारत के संदर्भ में वृद्धिजनक केंद्रों की बात करें तो आरपी मिश्रा, वी सुंदरम तथा प्रकाश राव ने भारतीय संदर्भ में 5 वृद्धिजनक केंद्र को प्रतिपादित किया, सुझाया। राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि ध्रुव केंद्र, राष्ट्र एक बहुत बड़ा एरिया होता है, हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो विकास केंद्र होगा इसको इन्होंने नामकरण किया वृद्धि ध्रुव, जिसकी जनसंख्या 5 लाख से लगभग 25 लाख तक, सुझाया। ये पदानुक्रमिक दृष्टिकोण से टॉप पर हैं। दूसरे स्तर पर प्रदेश स्तर पर वृद्धि केंद्र 1 से 5 लाख की जनसंख्या, और एक राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि ध्रुव के चतुर्दिक कई वृद्धि केंद्र होंगे। जैसा कि क्रिस्टालर महोदय ने षटकोणीय सिद्धांत में बताया है, प्रमुख नगर के 6 दिशाओं में 6 नगर होते हैं। उसी तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि ध्रुव केंद्र के चतुर्दिक प्रदेश स्तर पर वृद्धि केंद्र होंगे। इसको पुनः हायरार्ची के आधार पर उप प्रदेश स्तर पर वृद्धि बिंदु का नाम दिया गया, ग्रोथ पॉइंट, वृद्धि बिंदु। निश्चित रूप से वृद्धि केंद्र से न्यून सेवा संधारित करने वाले उस केंद्र को वृद्धि बिंदु कहा गया, और लघु स्तर पर इसको सेवा केंद्र या सर्विस सेंटर कहा गया। सेवा केंद्र या सर्विस सेंटर उसे कहते हैं, सामान्य रूप से हम भूगोल में देखेंगे, भूगोल के हम विद्यार्थी हैं, किसी गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है और आप ध्यान करेंगे कि साप्ताहिक बाजार वहीं लगता है जहां गांव की कम से कम जनसंख्या 1000 से अधिक या 1500 या 2000 3000 तक की होती है। तो उस बाजार केंद्र को हम सेवा केंद्र या सर्विस सेंटर कहते हैं, और सर्विस सेंटर के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं को, सेवाओं को, जैसे कि भौतिक वस्तुएं, खाद्यान्न सामग्रियां, सब्जियां, स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटलिटी, चिकित्सा सुविधाएं और कृषि औजार, कृषि उपकरण, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो उसको सर्विस सेंटर कहा गया है। और जो निम्न स्तर की होती है स्थानीय स्तर पर, उसको केंद्रीय ग्राम कहा जाता है। केंद्रीय ग्राम की जनसंख्या कम हो सकती है, उसकी स्थापना रेलवे क्रॉसिंग पर या सड़क क्रॉसिंग मार्ग पर अगर स्थापित है तो कम जनसंख्या होने पर भी वह स्थल केंद्रीय ग्राम के रूप में स्थापित होता है। जिन क्षेत्रों में सुविधाएं हैं, जनसंख्या वहां पर आड़े नहीं आती। तो इस तरह से प्रकाश राव, सुंदरम और मिश्रा जी ने वृद्धि जनन केंद्र के ये 5 केंद्र इन्होंने नामकरण किया, और भारत में जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, धनबाद, बोकारो, नोवेली आदि वृद्धि ध्रुवों के रूप में स्थापित किया गया। लेकिन कालांतर में यह वृद्धि ध्रुव केंद्र सफल नहीं हुआ। ये केंद्र तो स्थापित हुए और उसके जो चतुर्दिक, जहां पर पर्यावरण और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी थी, उसका विकास नहीं हो पाया। वृद्धिजनक केंद्रों का नियोजन पिछड़े प्रदेशों को विकसित करने की उत्तम विधि है, परंतु यह सरल नहीं है। वृद्धिजनक केंद्रों का नियोजन इस तरह से होना चाहिए जो राष्ट्रीय आवश्यकता और प्रादेशिक मांग में संतुलन स्थापित कर सके। राष्ट्रीय आवश्यकता और प्रादेशिक संतुलन, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें हैं। राष्ट्रीय आवश्यकता मतलब देश के कुल आय में वृद्धि होनी चाहिए, चाहे उद्योगों की स्थापना के रूप में हो, चाहे नदी घाटियों के विकास के रूप में हो। और प्रादेशिक मांग में संतुलन, प्रादेशिक मांग से संतुलन से आशय है उस क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, उनकी सुविधाएं, पर्यावरण और मानव विकास। मानव विकास को ताक में रख करके पर्यावरणीय विकास होनी चाहिए, केवल आर्थिक विकास ही महत्वपूर्ण नहीं है। प्रदेश के स्वरूप एवं संसाधनों का पूर्ण अध्ययन किया जाना जरूरी है। ये जो नया विकास केंद्र सिद्धांत आया, इन सिद्धांतों के नियोजन में कुछ बिंदुओं को विशेष ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रदेश के स्वरूप एवं संसाधनों का पूर्ण अध्ययन, जिस प्रदेश के लिए विकास की योजना बनाई जा रही है उस प्रदेश का विस्तार कितना है, वहां पर का भौगोलिक स्वरूप कैसा है और संसाधन कौन कौन से, इनका पूर्ण अध्ययन, डाटा कलेक्शन पहले कर लिया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय उद्देश्य एवं लक्ष्य के संदर्भ में वृद्धिजनक केंद्रों की भूमिका निर्धारित होनी चाहिए। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी किसी प्रदेश के विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है और जो राष्ट्रीय उद्देश्य से किया जाता है, तो इसमें वृद्धिजनक केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उस केंद्र को विकसित करने पर राष्ट्रीय संदर्भ में क्या विकास होगा। पायलट प्रदेश का चुनाव कर आवश्यक क्रियाओं और सुविधाओं को निश्चित करना। पायलट प्रदेश से आशय है किसी प्रदेश विशेष के विकास के लिए जो विभिन्न ध्रुव केंद्र हैं, विकास केंद्र हैं, सभी केंद्रों में एक साथ कार्य न करके, वहां पर पूंजी निवेश न करके किसी एक दो क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है जिसको पायलट प्रदेश कहा गया, और वहां पर कार्य पहले किया जाता है। उसकी सफलता असफलता पर संपूर्ण प्रदेश के वृद्धि केंद्रों को पूंजी उपलब्ध कराई जाती है और कार्य को अमल में लाया जाता है। भविष्य की योजनाओं के साथ वर्तमान की योजनाओं का सामंजस्य भी आवश्यक है। एक बात बार बार घूम घूम के आती है, चाहे कोई भी नियोजन हो, कोई भी विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषित विकास, इसको ताक में रख करके कोई भी आर्थिक विकास देश के हित में उचित नहीं है। तो हमें भविष्य की योजनाओं को, दीर्घकालीन योजनाएं, टिकाऊ योजनाएं, जिसको सस्टेनेबल प्लानिंग कहा गया, इसको ध्यान में रख करके हमें योजनाओं को चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट की अभी हमने चर्चा की। पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत में निम्नानुसार 3 वृद्धि केंद्रों का चयन किया गया था। इसमें बस्तर जनजातीय प्रदेश, मुजफ्फरनगर कृषि प्रदेश, दामोदर सुवर्ण रेखा औद्योगिक प्रदेश। देखिए, इसमें 3 प्रकार के प्रदेशों का चयन किया गया। पॉपुलेशन से रिलेटेड ट्राइब्स एरिया, जिसमें बस्तर दंडकारण्य पठार, और एग्रीकल्चर से संबंधित मुजफ्फरनगर, और जो देश के आर्थिक विकास का रीढ़ कहा जाता है औद्योगिक विकास से संबंधित दामोदर सुवर्ण रेखा औद्योगिक प्रदेश। हालांकि कालांतर में इन तीनों प्रदेशों में जो विकास के लिए योजना बनाई गई वो बहुत अधिक सफल नहीं हुआ। इसमें हम केस स्टडी के रूप में बस्तर जनजातीय प्रदेशों पर विचार करें। अविभाजित बस्तर जनपद का आर्थिक तंत्र मुख्यतः वन एवं खनिज संपदा पर निर्भर है। आजादी के बाद से आज भी बस्तर की स्थिति लगभग वही है, बहुत ज्यादा विकास बस्तर ने प्राप्त नहीं किया है। कुल भूमि में देखा जाए तो कृषि भूमि 37 से 40% के लगभग है, और वह भी विस्तृत कृषि होती है, गहन कृषि नहीं है, परिवर्तनशील कृषि है। वहां पर की केवल 2.5 से 5% जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है, जो जिला मुख्यालय में नगरीय क्षेत्र हैं। इस प्रदेश की क्षेत्रफल 15,124 वर्ग मील, 3,240 गांव, वर्तमान में हो सकता है गांवों की संख्या कुछ बढ़ गई होगी। जिले में 127 वृद्धि केंद्र। ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत बस्तर जनजातीय प्रदेश का चयन किया गया, जिसमें केंद्रीय ग्राम 145 निर्धारित किया गया। सेवा नगर, जिसको अभी कुछ देर पहले हमने कहा था साप्ताहिक बाजार, जहां पर जनसंख्या 1500-2000 के लगभग होती है, इसको 89 निर्धारित किया गया। बाजार केंद्र, छोटे आकार के बाजार केंद्र 66, वृद्धि बिंदु ग्रोथ पॉइंट 27, और ये 27 हैं बस्तर ट्राइबल क्षेत्र के जो तहसील मुख्यालय हैं, ब्लॉक मुख्यालय हैं, जिला मुख्यालय हैं, इनको वृद्धि बिंदु के रूप में रखा गया। और वृद्धि केंद्र ग्रोथ सेंटर में 7 जिलों के 7 जिला मुख्यालय इसके अंतर्गत रखे गए हैं। इस तरह से केस स्टडी के अंतर्गत बस्तर जनजातीय प्रदेश का अध्ययन किया गया। तो यहाँ पर भी विकास जिस गति से होनी चाहिए उस विकास को हमने प्राप्त नहीं कर पाया है। तो आज के इस व्याख्यान में हमने वृद्धि ध्रुव केंद्र या ग्रोथ पोल सेंटर के रूप में चर्चा की, और यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया ग्रोथ पोल क्या है, उससे संबंधित सिद्धांत क्या हैं, यह सिद्धांत किससे प्रभावित है, सिद्धांत की आलोचनाएं क्या हुई, और उसमें नवीन सिद्धांत, संशोधित सिद्धांत के लिए किन किन बिंदुओं को जोड़ा गया,
तो इस तरह से ये एमए के छात्रों के लिए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये हमारा व्याख्यान उपयोगी हो सकता है, ऐसा मैं समझता हूँ। कल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है लेक्चर भी, हाँ है, बीच में एक बार गड़बड़ हो गई थोड़ा सा।